Rub your palms and place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, and let the light in very slowly. हाँ, पीछे हम लोगों ने लेवल 1, लेवल 2 आराम से किया है, और उसमें आपको अगर कुछ पूछना है तो आज आप पूछ सकते हैं। सर थोड़ा ज़ीक्लिफ पॉइंट के बारे में थोड़ा सर बताएंगे सर? अच्छा, ज़ीक्लिफ पॉइंट नहीं हुआ था। जी जी सर। ज़ीक्लिफ का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ची कुछ अरेस्ट हो जाती है, और कौन सी ची अरेस्ट होती है, किस प्रकार की ची अरेस्ट होती है, ये एक यांग नेचर की ची है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की जो बनावट है, ये पॉइंट की जो गुण है इसका, पॉइंट का, कि उसमें यह है कि जो चीज ज्यादा यांग होगी वही जा सकती है। मतलब कहने का एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड समझते हैं आप सौम्या जी? जी सर, जी सर। डोर। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मैक्सिमम उसका ही है। हाँ, एक लिमिट है, मतलब मिनिमम। जैसे आप मान लीजिए कहीं पार्टिसिपेट करने गए, अभी हमारे यहाँ क्या है, सरकार ने क्या कहा, ग्रेजुएशन होने पर ही आप बहुत से कंपटीशन में अपीयर हो सकते हैं, जॉब के लिए जी, अप्लाई जी। कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड उसको कहते हैं, इससे कम वाले नहीं जा सकते। जी सर। तो जी क्लेफ्ट में ऐसी चीज आती है जो एक सर्टेन इंटेंसिटी की है, यांग की है, उससे कम इंटेंसिटी रहेगी तो नहीं जा सकती। कहने का मतलब जी क्लेफ्ट पॉइंट पर जो ची है दैट इज सब्सटैंशियल यांग। एक बात। दूसरी बात क्या है कि थ्रेशोल्ड को पार करने के लिए नहीं, कुछ जो बहुत यांग होगी वो तो धीरे धीरे चलती चलती चली जाएंगी, कुछ ऐसी होगी जो जा नहीं पा रहे, 1 2 3 4 पीछे से धक्का दे करके, ऐसी ची की बॉल्स होंगी, वो भी जाएंगी। गई ऊपर तक, थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाई, नीचे चली आई, फिर गई, फिर नीचे चली आई, फिर गई, फिर नीचे चली आई। इस तरह की ची, अर्थात इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह का होगा। किसका किसका? एक फायर की कैरेक्टरिस्टिक होगी और एक वुड की कैरेक्टरिस्टिक होगी। बड़े ध्यान से सुनो, ये सब चीजें किताब में नहीं मिलेंगी सौम्या, हमारी किताब में भी नहीं है, क्योंकि हम भी इतना नहीं जानते थे जब किताब लिख रहे थे। तो कैसी चीज है? वुड और फायर दोनों प्रकार की चीज है। फायर और वुड में जो गुण है उस प्रकार के गुण इसमें मिलते हैं। ठीक, इस प्रकार का गुण कहाँ चाहिए, किसे लगेगा, कैसी बीमारियों में यह काम आ सकता है, कैसे डिसऑर्डर्स में हम इस प्रकार की चीज यूज कर पाएंगे, जहां हमें वुड और फायर दोनों वैरायटी की चीज एक साथ कम करनी हो या एक साथ बढ़ानी हो, वहां हम इसको काम में ले सकते हैं।
माने ये पूरा यांग है टोटल, केवल इसमें क्या नहीं है कि इसमें, अच्छा दूसरी बात क्या है कि जो भी बन रहा है ची ऑर्गन से आ रही है या जो भी ची मेरिडियन में है फ्लो हो रही है, उसमें जो इस तरह की यांग है, मतलब ये दिस इज सब्सटेंशियली यांग, ज्यादा यांग है, तो ये कहीं पहुंच सकती है, कहीं डायरेक्शन भी ले सकती है, तो ये स्टार्ट भी कर सकती है और कंटिन्यूअस मूवमेंट भी कर सकती है। तो जैसे हार्ट में जो ब्लड आता है, तो हमारे शरीर में टोटल ब्लड कितना होता है? लगभग 5 लीटर। ये ब्लड हमारे शरीर में फ्लो कर रहा होता है। हार्ट में थोड़ा सा ब्लड जाता है और उसे पंप करके हार्ट निकाल देती है। पंपिंग एक्शन के लिए 4 कैविटीज हैं हार्ट की, 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम्स, ठीक है ना? तो एक है पल्मोनरी, माने जिसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ है? राइट वेंट्रिकल में। और दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, कौन सा वॉल्व है? ऑर्टिक वॉल्व। इससे थोड़ा सा ब्लड निकल करके पुश हो जाता है पूरी बॉडी में। और जो 2 दूसरे वॉल्व है कौन कौन से हैं? एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। तो इन दोनों वॉल्व का क्या काम है? एक ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाने से ये हाँ, वो क्या होता है, लगातार धीरे 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 बढ़ रहा ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड, और जब वो फुल हुआ तो नीचे ये वॉल्व खुल जाता है। नहीं, कंटिन्यूटी है, चला गया। यही बात लेफ्ट में भी है ना, लेफ्ट एट्रियम में भी है। ये दोनों वॉल्व कैसे काम करते हैं? एक डायरेक्शन भी देते हैं और पुश करने की जरूरत नहीं होती है, लगातार वो चला, लगातार उस ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में अपने आप आ जाती है। ये फायर के जैसा है। कैसा है? फायर के जैसा है। इसी प्रकार शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लड हो रहा, तो ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही है, तो ये वॉल्व्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ब्लीडिंग पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करती है। होता है फिर रुक जाता है, फिर होता है फिर रुक जाता है। और ये चीज इससे भी फिक्स पता लगती है कि हार्ट की जो चैम्बर्स है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है एसए नोड से और एबी नोड से, वो क्या करता है? पुश करता है। तो एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज पुश्ड। तो कहीं भी शरीर में से ब्लड निकलने लग जाए तो इसमें 2 एक्शन होता है, वुड वाला और फायर वाला। तो एक सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी ब्लीडिंग होने लग जाए तो किस एरिया में हो रहा है, वहां पर कौन कौन से मेरिडियन है, नहीं, उस मेरिडियन के ज़ीक्लेफ पॉइंट को यूज कर सकते हैं। या कहीं ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो ज़ीक्लेफ पॉइंट को यूज करके ब्लड पहुंचा सकते हैं। पहुंचाना होगा तो ज़ीक्लेफ पॉइंट को टोन करेंगे, और ब्लीडिंग को रोकना होगा तो ज़ीक्लेफ पॉइंट को सेडेट करेंगे।
कहीं भी इस तरह की एक्शन की जरूरत हो, वुड और फायर कहीं भी रहे, यांग ची कहीं भी डालनी हो, कौन सी नेचर कोई पूछे, वुड वाली भी और फायर वाली भी। एक साथ हम जी क्लेफ्ट पॉइंट को, ये कैसा पॉइंट है? क्लेफ्ट का मतलब होता है चोटी और जी का मतलब होता है खाई, घाटी, वैली, नहीं इसमें पोरेन होता है, तो यहां पर ची रहती ही रहती है ना। और आपने जब ट्रीटमेंट किया उसमें से ची निकल के गई, वापस फिर आ जाएगी, गई फिर वापस। क्यों? ये वो ची है जो दूसरे पॉइंटों पर नहीं रुकी। किन पॉइंटों पर रुक सकती थी? वुड पॉइंट पर कुछ रुक सकती थी, कुछ फायर पॉइंट पर रुक सकती थी। वुड पर भी नहीं रुक पाई क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा वुड था, और फायर पर भी नहीं रुक पाई क्योंकि ज्यादा फायर था। ये ज्यादा फायर और ज्यादा वुड की वजह से इस पॉइंट पर वो सारी ची आती है। तो ये क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पर जो लुटेरे टाइप के, मतलब वैगाबॉन्ड, आवारा टाइप के जो ची बॉल्स हैं, वो आकर के, तो हमें अगर ये मालूम हो तो हम इसे ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रही बात? जी सर, जी सर। हार्ट को मान लो कि ब्रैडिकार्डिया हो जाए। ब्रैडिकार्डिया कहते हैं किसको? ब्रैडिकार्डिया कहते हैं जब हार्ट की जो रेट है पंपिंग, एक एक मिनट में कितने बार बीट करती है, चलती है? 72 प्लस माइनस 5। हाँ करेक्ट। तो अगर मान लो 60 हो जाए, 60 या 60 से कम हो जाए, तो उसे कहते हैं ब्रैडिकार्डिया। ऐसे समय में हमें क्या चाहिए? यही जी क्लेफ्ट चाहिए। नहीं, डॉक्टर क्या कहता है? पेस मेकर लगाइए। लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, पेस मेकर लगाइए। पेस मेकर मतलब वुड एंड फायर बोथ, एक्स्ट्रा वुड एंड एक्स्ट्रा फायर कहां पर मिलेगा? जी क्लेफ्ट में मिलेगा। क्या कर सकते हैं? हार्ट मेरिडियन की जी क्लेफ्ट पॉइंट को टोन कर सकते हैं। एरिथमिया वगैरह में भी फिर वर्क करेगा पूरा? जब ब्लीडिंग हो रही हो महिलाओं में, नहीं, और रुक ना रही हो, चलते जा रहा है, स्पॉटिंग हुई जा रही है, क्या करना चाहिए? लिवर की जी क्लेफ्ट पॉइंट को सेडेट कर सकते हैं। नहीं, पेशाब रुक जाए, किसी की आप देखेंगे पेशाब रुक जाए तो आदमी मर जाता है, क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा फायर एंड एक्स्ट्रा वुड लगाओ, तोड़ फोड़ के, अगर थोड़ा बहुत रुकावट है तो पेशाब निकाल देगा, अगर बहुत बड़ी रुकावट है तो नहीं निकलेगा। तो जी क्लेफ्ट पॉइंट को किडनी के मेरिडियन में उस समय ट्रीट करके आप रुके हुए पेशाब को भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है जी क्लेफ्ट कैसे यूज करेंगे? समझ में आ रही है अब? जी सर, जी सर। तिवारी जी आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। ठीक है राहुल? यस सर, समझ गया मैं। चंबल की घाटी में लुटेरे जैसे होते हैं, उनका यूज कैसे करना है? नहीं, ये एक्स्ट्रा एनर्जी वाले हैं, इनके पास मतलब एनर्जी बहुत है, बैठे रहते हैं, इनका यूज ये कैसे करना है? ये थकते नहीं है। इनको यूज कर सकते हैं, अगर हमें मालूम हो तो हम इसे Yes, यूज sir. भी कर सकते हैं। लेकिन यूज करने में खतरा यह है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है ये, बहुत ज्यादा यांग है, तोड़ फोड़ ज्यादा कर सकते हैं, सावधानी से यूज करने चाहिए। सेडेट में करें तो? सेडिएट करे तो अच्छी बात है ना। मान लो इन्फेक्शन फैल रहा है, कौन सा इन्फेक्शन? मान लो वायरस फैल रहा है। यस सर। तो अगर वायरस फैल रही है और वुड और फायर दो ही तो फैलाएंगे, फैलाने वाले कौन कौन से दो है? वुड ऑफ वुड और फायर। फायर। तो जी के लेफ्ट पॉइंट को पहले सेडेट करो। कोई भी किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो, क्या करो? जी के लेफ्ट पॉइंट को सेडेट और सोर्स को टोन। सेडेट करो। सोर्स को आप टोन ना भी करो तो चलेगा। ठीक है। प्रसार प्रचार रोकने के लिए वुड और फायर चाहिए। यस सर। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जेटिक जो चीज है, अगर यांग मेरिडियन में आप चाहते हैं कि रुक जाए, क्योंकि यांग क्या करता है? यांग जो लॉन्ग मेरिडियन किया है आपने हमारे साथ,
नहीं किया सर मैंने। नहीं सर। ये सारी जानकारी रखिए, अगले हम लोग लॉन्ग मेरिडियन करेंगे तो Yes, उस समय ये सब काम आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो कब यांग मेरिडियन यूज करनी चाहिए, कब यिन मेरिडियन यूज करनी चाहिए, ये बात है। यिन मेरिडियन में सोर्स पॉइंट के साथ यूज करके कुछ फायदा नहीं, लेकिन अगर यांग मेरिडियन है तो उसमें यिन की जो ची डायरेक्टली चली गई, कौन सी चली गई, उछल के चली गई, यांग कन्वर्ट हुई नहीं थी, यांग के साथ फांद करके चली गई। इसी लड़के के साथ जैसे लड़की भाग जाती है, ऐसे भाग के गई यांग में, वो सोर्स पॉइंट पर इकट्ठी हो गई, बंद हो गई, कैद हो गई। नहीं? जैसे काबुल में कैद कर दिया ना लड़कियों, कैद हो जाती है। तो अगर यांग वाला काम आपको करना हो तो वहां पर सोर्स पॉइंट को टूल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अरेस्ट हो गई, उनकी एनर्जी कम हो गई, वो दमन का शिकार हो गई, उनकी यांग बिल्कुल खत्म हो गई, वो कंप्लीटली यिन है। क्या है? यांग मेरिडियन की सोर्स पॉइंट पर मैंने कहा भी था कैसी है, यिन ची है। इंची। तो आप जी क्लेफ्ट के साथ उसको यूज कर पाओगे, लेकिन यिन मेरिडियन पर सोर्स पॉइंट की वो बात नहीं। इसे याद रखना चाहिए, ये सब डिफरेंसेस क्या क्या है। सिमिलैरिटी बहुत से लोग बता देते हैं, जी क्लेफ्ट पॉइंट, तो जी क्लेफ्ट पॉइंट यिन मेरिडियन और यांग मेरिडियन में एक जैसा है, लेकिन सोर्स पॉइंट एक जैसा नहीं है। ठीक, ये जानते हैं आप, ये बताया था। यस सर। चलिए, लंबा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, लंबा आंसर भी मिल गया। आई होप कुछ अच्छा लगा होगा आपको सौम्या। जी सर, जी सर, जी सर, समझ में आ गया पूरा सर। सर हाँ जी, ये अपने जैसे मेरिडियन का जैसे ट्रीटमेंट बनाते हैं की डिफिशियंसी का, तो इसके अंदर जैसे बताया गया है सीडेट होररी पॉइंट ऑफ कंट्रोलर मेरिडियन, तो कंट्रोलर मेरिडियन में अगर होररी पॉइंट समझना है ये कैसे समझेंगे, और एक अपने सन मेरिडियन में होररी पॉइंट अगर समझना हो वो कैसे समझेंगे? ये किस मेरिडियन में हॉररी पॉइंट? किसी सन भी मेरिडियन, मेरिडियन, सन किसी भी मेरिडियन। मेरिडियन में। हाँ जी, सन मेरिडियन में और कंट्रोलर मेरिडियन में अच्छा, होररी पॉइंट अगर लेना हो हम्म। उसको कैसे समझेंगे? ये सवाल जो ये पूछ रहे हैं सबकी समझ में आया? सवाल क्या पूछ रहे हैं? क्या आपकी समझ में आया? इनका क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? सर सन मेरिडियन बोले सर। हाँ, नहीं ये पूछना चाह रहे हैं कि मदर में जो कंट्रोलर पॉइंट मतलब कंट्रोलर मेरिडियन है, हाँ। उसके होरारी पॉइंट को हाँ। कैसे लें? कैसे समझे कौन सा पॉइंट है? तो सबसे Self पहले element। समझना होगा कंट्रोलर मेरिडियन कौन सा है, तब फिर मेरिडियन में तो होररी पॉइंट वही होता है, सेल्फ एलिमेंट पॉइंट। बताइए आप, यश बताइए, ऐसे बताइए कि सबको सुनाई पड़े। इसमें ऐसे ही होता है जैसे कि हमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी है, वहां पे उसका कंट्रोलर लीवर है। सबसे पहले हम SP1 को तो सिलेक्ट करेंगे, मगर वहां पे फिर हमें जो लीवर है उसका जो खुद का होरारी पॉइंट मतलब विंड पॉइंट जो होगा लीवर 1, वो उसका होरारी पॉइंट हुआ। फिर उसको हम अपने एज पर कंडीशन के सामने टोनिया सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सन पॉइंट के लिए लंग्स का जो होरारी पॉइंट है वैल्यू 8 है, क्योंकि लंग्स ड्राइनेस एनर्जी को रिलेट करता है, तो इसलिए उसको भी हम एज पर हर एक ऑर्गन का अपना एक होरारी मतलब जिस एनर्जी से वो रिलेट करता है उस सेल्फ एलिमेंट पॉइंट उसको कहते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। ऐसा है मुकेश जी कि स्प्लीन का कंट्रोलर कौन है, आपको पता है? स्प्लीन का ये अपने लीवर और गॉल ब्लैडर। हाँ, लीवर। तो यिन में यिन और यांग में यांग, मतलब स्प्लीन के लिए हाँ जी। लीवर और स्टमक के लिए गॉल ब्लैडर। तो पहले स्प्लीन के कंट्रोलर पॉइंट, कंट्रोलर मेरिडियन का होररी पॉइंट, तो स्प्लीन मेरिडियन का कंट्रोलर मेरिडियन कौन सा होगा?
स्प्लीन मेरिडियन के लिए लिवर मेरिडियन कंट्रोलर मेरिडियन कहलाएगी। जी। समझ में आ रही बात? हाँ जी। तो किसी भी मेरिडियन पर होरेरी पॉइंट उसका अपना पॉइंट होता है। लिवर मेरिडियन किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? वुड से। अतः वुड पॉइंट जो है लिवर पॉइंट, लिवर मेरिडियन पर, वो उसका होरेरी पॉइंट है। हेलो? जी। हाँ जी। तो पहले कंट्रोलर मेरिडियन पता करो और कंट्रोलर मेरिडियन पर उसका अपना पॉइंट पता करो। ठीक है जी। ये हो गया होरेरी पॉइंट कंट्रोलर मेरिडियन का। अब सन मेरिडियन का इसी तरह। स्प्लीन का सन कौन है? स्प्लीन का लंग्स। तो स्प्लीन मेरिडियन की सन मेरिडियन को पहले पता करो। स्प्लीन मेरिडियन की सन मेरिडियन कौन सी हुई? लंग्स मेरिडियन। हाँ जी। स्प्लीन ऑर्गन की सन है लंग्स ऑर्गन। जी। इसी तरह स्प्लीन मेरिडियन की सन मेरिडियन है लंग्स मेरिडियन। नहीं समझ में आया? हाँ जी, आ रहा है जी। हाँ जी, स्प्लीन का सन लंग्स है। तो स्प्लीन मेरिडियन का सन मेरिडियन कौन सा हुआ? लंग्स की मेरिडियन। सीधी हाँ बात। जी। और लंग्स मेरिडियन किससे कनेक्टेड है? मेटल से। हाँ जी। तो लंग्स मेरिडियन पर जो मेटल पॉइंट है उससे सन मेरिडियन की होरेरी पॉइंट है। ठीक है जी। बस इतनी सी बात है। चलो जी। ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ लूं सर, एकदम बेसिक से। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर आपने जो सर स्टार्टिंग में सर समझाया था कि यिन और यांग सारे तो ये सब वाइब्रेशन के ही रूप है, उससे पता चलता है कौन सा यांग है कौन सा यिन है। नॉट नेसेसरी। वाइब्रेशन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। वेवलेंथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। हो सकता है कलर, हो सकता है टेम्परेचर, हो सकता है उसकी रोटेशन। दो चक्कर ऐसे जाए फिर एक चक्कर ऐसे आए, फिर दो चक्कर ऐसे जाए फिर एक चक्कर ऐसे आए, ये भी हो सकता है। अब कोई है जो तीन चक्कर ऐसे ऐसे चल रहा है और दो चक्कर ऐसे ऐसे चल रहा है, डिफरेंस हो गया हर समय। तो लेकिन इन जनरल इन सारी बातें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हमने बताई हैं उन सब में कहीं ना कहीं एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मामला है। चाहे वो कलर हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो मूवमेंट पैटर्न हो। नहीं तो हम लोगों ने एक जनरल ले लिया कि लॉन्गर वेवलेंथ इज यांग एंड शॉर्टर वेवलेंथ इज यिन, बट नॉट सर ऑल। हाई फ्रीक्वेंसी तो नहीं है सर इनमें? है जी। हाई फ्रीक्वेंसी है क्या सर इनमें? जब लो वेवलेंथ हाई वेवलेंथ रहेगा तो लो फ्रीक्वेंसी होती है, और जब हाई सॉरी लो वेवलेंथ रहेगा तो हाई फ्रीक्वेंसी होती सर एक्चुअली मेरा डाउट था सर, मैं पढ़ रहा था थोड़ा, तो जब फ्रीक्वेंसी को हम सर हाई करते हैं है। तब हीट भी तो जनरेट होता है सर। ये सर यिन का कैरेक्टर हीट नहीं है ना, यहाँ पे डाउट हो गया सर। देखो अब मेरी बात सुनो। तीन फेजेस में हमें चीजें मिलती हैं हमारे संसार में, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। वॉइस ब्रेक डाउन हो रही सर है। आपका सर नेटवर्क डाउन है सर, ब्रेक हो रहा है सर नेटवर्क वॉइस। भी है। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। समझ में आ रही है अभी? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं। आवाज नहीं आ रही सर प्रॉपर। नहीं आ रही। अब भी नहीं आ रही? आएगी, ऊपर नीचे। वीडियो भी अभी आ पॉज रही। हो चुका है सर। वीडियो पॉज हो गया सर। वीडियो भी पॉज हो चुका है, हमें तो दिख रहा है सब कुछ। अच्छा क्या किया जाए? अब दिखाई दे रहा है? जी सर, जी सर। यहाँ पर डाटा का मामला, इंटरनेट का मामला है, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जी सर।
तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, 3 तरह की चीजें हमारे संसार में मिलती हैं। जी सर। अब इन तीनों में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की एक रैंडम मूवमेंट है। सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें है? गैस। गैस में। तो गैस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि सॉलिड्स में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की? गैस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सॉलिड में। सॉलिड से कम फ्रीक्वेंसी है लिक्विड में, लिक्विड से कम फ्रीक्वेंसी है गैस में। लेकिन वेवलेंथ की जब बात आती है तो गैस की वेव में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम है। याद रखिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चल, थोड़ी फिजिक्स आनी चाहिए। ठीक है, हो गया? सर मेरे को एक चीज पूछो। सर ये जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, इसके अंदर आपके बुक पे भी ये लिखा हुआ था एक जगह पे कि यहाँ पे किडनी की ओरिजिनल ची अवेलेबल होती है, बट जब आपने पढ़ाया था तो आपने कहा था यहाँ पे किडनी की ओरिजिनल ची अवेलेबल नहीं होते। जब उस पॉइंट को हम टोन करते हैं तो अर्थराइटी की ची ट्रांजिशनल फेज है, तो ऑर्गन वहां पे उसकी जनरेशन को इंक्रीज करता है। बट बुक में लिखा है कि यहाँ पे ओरिजिनल ची है, और काफी सभी जगह जो हमने भी पढ़ा कि सर जो वहां पे GV4 जो पॉइंट होता है, वहां से जीवी गवर्निंग वेसल 4 जो पॉइंट होता है, वहां से चीज शुरू होती है। फिर वो जो ट्रिपल वॉर्मन से ट्रिपल वॉर्मन मेरिडियन के थ्रू, उसमें भी जो उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसके थ्रू वो हमारे उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट से आके अटैच होती है। इस तरीके से फिर चीज ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं, हमने अपनी किताब में जब लिखा हमें भी नहीं मालूम था, और अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अच्छा, और केवल मैं ही नहीं हूं, देयर आर अदर स्कॉलर्स आल्सो। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये जो सोर्स पॉइंट है यहाँ पर ओरिजिनल चीज आती है। वास्तव में ओरिजिनल चीज जाती तो सारे ऑर्गन में है, नो डाउट, लेकिन कहां और किस पॉइंट पर जाती है ये नहीं मालूम। ऑर्गन सोर्स पॉइंट को जिस तरह हमने आपको बताया है उस तरह से किसी किताब में नहीं है। तो जब हमने ऑर्गन सोर्स पॉइंट को समझा, तभी तो हम आपको इस तरह बता रहे हैं। तब इसमें कहीं ये काम है ही नहीं, ओरिजिनल चीज वहां क्यों जाएगी? उसके पीछे रीजन दिया ना फिर उन्होंने। क्या सर यही था कि जैसे जब भी बॉडी में डेफिशिएंसी हुई, अगर लंग्स की डेफिशिएंसी हुई तो लंग्स ऑर्गन में पहले ही चीनी है, तो उसको जो कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, तो GB4 गेट ऑफ वाइटैलिटी कॉस्मिक बोला एनर्जी हॉररी पॉइंट से मिलती है। फिनिश। सर तो मारो गोली, सब बुक सब गलत है, एवरीथिंग इज रॉन्ग। हॉररी पॉइंट खुलता है ना, हाँ वो मैंने बोला, बट फिर तो कॉस्मिक एनर्जी क्यों मिलेगी उस सोर्स पॉइंट से? कॉस्मिक एनर्जी कहां से मिल रही है? Very cool. अब चाइनीज ने ये कहा कि जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट एक के बाद एक खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं हर मेरिडियन पे। ये आगे की कहानी उन्होंने बताई, जिसको उन्होंने टाइम एक्यूपंक्चर के नाम से बताया है ना, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल आप बात समझ लीजिए, हर पॉइंट खुलता होगा, नो डाउट। तो हर पॉइंट खुलता है तो उसमें कोई विशेषता नहीं, सोर्स पॉइंट भी खुलेगा। लेकिन हॉररी पॉइंट तो सर्कैडियन क्लॉक के हिसाब से खुलता ही खुलता है 2-2 घंटे के लिए। कॉस्मिक एनर्जी या बाहर की एनर्जी से शरीर के मेरिडियंस का जो रिलेशन है, वो सबसे बड़ा रिलेशन कहां से है? हॉररी पॉइंट से, ना कि सोर्स पॉइंट से। दूसरे पॉइंट भी खुलते हैं ना, टाइम एक्यूपंक्चर अगर आप जानते हो तो टाइम एक्यूपंक्चर में सारे पॉइंट खुलते हैं, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। फिर इसमें सोर्स पॉइंट की क्या महत्व है? और दूसरी बात, किडनी हर ऑर्गन से कैसे कनेक्टेड है? एक साधारण सी बात है, अंदर ऑर्गन से ऑर्गन चाहे जो कनेक्शन हो वो तो नहीं मानते, लेकिन एक बात बहुत समझ में जो आती है वो ये आती है
कि किडनी कनेक्टेड है यूरिनरी ब्लैडर से। हेलो, यस सर। और यूरिनरी ब्लैडर से सारे ऑर्गन कनेक्टेड है कि नहीं है सर। तो ये सीधा रास्ता और सीधी बात ना देख करके, और एक हमने ये कह दिया साहब की ओरिजिनल, क्योंकि उसका नाम उन्होंने सोर्स पॉइंट डाल दिया, इसलिए लोग सोर्स मतलब सोर्स, उसका जहां से शुरुआत हुआ, कहां से शुरुआत हुआ, ये क्या रीजन हुआ। और ट्रिपल वार्मर को हमने क्या कहा, कूल्ड ची है। उन्होंने किससे जोड़ा, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन जो है वो फासिया से जुड़ा हुआ है, जो कि सारे बॉडी में, पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन में, हर जगह है। तो उन्होंने ट्रिपल वार्मर मेरिडियन और ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म दोनों में डिफरेंस किया ही नहीं। सारे ऑर्गन मिले हुए उसको भी ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म कहा, ट्रिपल वार्मर उसको भी कहा, और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन उसको भी ट्रिपल वार्मर कहा। नहीं समझ में आई बात? नहीं सर, समझ आ गई। डिफरेंस किया ही नहीं ना। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म अलग चीज है और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन अलग चीज से। बहुत सी बातें, बहुत सी नई रिसर्च हुई है ना। एक ने कहा कि एक ऐसा सेल बनता है हर टिश्यू पे, नाम भूल रहा हूं मैं, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, कि इसके डॉटर सेल्स बनते हैं, और वो ब्लड पे भी बनता है और स्किन में भी बनता है, मसल्स पे भी बनता है। और ये पॉइंट्स जहां जहां बन जाते हैं और ज्यादा सर्कुलेशन हो जाती है, वही एक्युमुलेशन पॉइंट्स हैं। इसलिए जब आप नीडल करते हैं तो वो इफेक्ट होता है। बड़ी थ्योरीज आई हैं, तो पढ़ते रहिए। बहुत ज्यादा पढ़ने से फिर ट्रीटमेंट में उसको लगाना भी दिक्कत होगी। मैंने एक दो से पूछा भी, वो तो लास्ट में पूरा उनका भी बिगड़ गया। 2 क्लासें खत्म हो गई। हम भी जब संस्थान से हम छूटे तो हमारे हाथ भी ये सब लगा, और जब हमारे पास लैपटॉप आ गया तो हम इसके पीछे ही पड़ गए। हमने देखा ये तो जंगल है और हर विद्वान का अपना मत है और सारे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मैं सही तो मैं सही। इसी कहानी में अब मैं आपको केवल वो बता रहा हूं जो सिंपल है और जो जिसको मैं समझता हूं। बहुत से लोग दूसरी बात समझेंगे ना, तो वो बात उनकी है, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, कॉस्मिक एनर्जी का सबसे बड़ा रिलेशन होररी पॉइंट से है, नंबर 1। नंबर 2, ओरिजिनल चीज हर जगह जाती है, नो डाउट, हर ऑर्गन में जाती है, नो डाउट, क्या यिन ऑर्गन हो चाहे यांग ऑर्गन हो, लेकिन सोर्स पॉइंट पर जाती है, ये मैं नहीं कहता, नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यिन ऑर्गन्स के सोर्स पॉइंट में जो चीज है वो अलग क्वालिटी है, और यांग ऑर्गन की जो सोर्स पॉइंट है उस चीज की अलग क्वालिटी है। आप देखिए ना, यूज भी अलग अलग तरह से हो रहा है। और सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है कि यूवी चैनल से सारे बैकशू पॉइंट, चाहे वो यिन ऑर्गन हो चाहे यांग ऑर्गन हो, कहाँ है सारे बैकशू पॉइंट? यूवी चैनल पे है, जो कि किडनी से जुड़ी हुई है। मैं तो ट्रीटमेंट भी जब करता हूं और हमें किडनी की चीज किसी ऑर्गन में पहुंचानी होती है तो मैं बैकशू पॉइंट यूज करता हूं, रिजल्ट अच्छे हैं। मान लीजिए किडनी से हमें लार्ज इंटेस्टाइन में चीज पहुंचानी है, तो हम UB25 यूज करेंगे, किडनी को टोन करेंगे, UB25 यूज करेंगे, तो किडनी की जो यांग होगी वो यूबी में जाएगी और वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। सर फिर जैसे कहते हैं कि जो ऑर्गन अगर पहले ही डेफिशिएंट हुआ तो फिर ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर टोन करने से फिर वो ची कैसे बना सकता है? ची क्या है? बंडल ऑफ वेवलेंथ। क्या है? बंडल ऑफ वेवलेंथ। ची इज ए प्रोसेस, पूरी प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। यस, थोड़ा फिलोसॉफिकल होना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू आर स्टिल ए किड।
पहले भी मैंने नोट किया था, यू कांट ग्रास्प द फिलोसफी, और जिसने फिलोसफी ग्रास्प नहीं की वो एक्यूपंक्चर नहीं कर सकता। क्या कह रहा था मैं? Process. Chi is a process. ची इज ए प्रोसेस। तो ची को टोन करने का मतलब क्या हुआ? एवोल्यूशन जो है विल स्टार्ट एट ए फास्टर रेट। आज का बच्चा 7 साल 8 साल होते होते जितनी जानकारी कर लेता है उतनी जानकारी हमारे जनरेशन में नहीं होती थी। डोंट यू थिंक दैट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हैज गॉन अप? रेट ऑफ एवोल्यूशन हैज गॉन अप। यश के जितना जब मैं था तो मैं इतने क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता था शायद, और आप पूछ रहे हो। एवोल्यूशन इज फास्टर। तो आप जब यिन मेरिडियन की सोर्स पॉइंट को टोन करते हो तो पूरी प्रोसेस टोन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि क्या हो जाए। तो अब सोर्स पॉइंट जब पूरी प्रोसेस कैसे टोन होगी? पूरी प्रोसेस टोन होने के लिए वुड वैरायटी की भी प्रोसेस टोन होनी चाहिए, फायर वैरायटी की भी प्रोसेस टोन होनी चाहिए। ये भी छोटे छोटे प्रोसेस के अंदर प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे प्रोसेस हैं। सारे प्रोसेस टोन होने चाहिए। तो सारे प्रोसेस टोन होने के लिए रेट ऑफ जनरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ची बाय द ऑर्गन विल हैव टू गो अप। उनको बढ़ना पड़ेगा, इसलिए सारे टोन होने पड़ेंगे। इसलिए अगर एक सिंगल पॉइंट से पूरी ची को टोन करना हो तो वो सोर्स पॉइंट है। कहाँ? यिन मेरिडियंस में। यांग में ऐसा नहीं है। यांग मेरिडियन में ऐसा नहीं है। यांग मेरिडियन में क्या करना पड़ेगा? न्यू कनेक्ट नहीं, मतलब ऑर्गन सोर्स पॉइंट उसका यिन एनर्जी है ना वहां पे भी। अरे सारी चीज यांग मेरिडियन में दिया किसने? यिन ने दिया नहीं। तो यिन पे सोर्स पॉइंट कौन है? अर्थ पॉइंट। तो अर्थ वैरायटी की जो ची ज्यादा वेवलेंथ वाली बनेगी वो कहाँ रहेगी? यांग मेरिडियन में। किस पॉइंट पर रहेगी? Source point. सोर्स पॉइंट। पूरा इतना दिन का अर्थ में रहेगी सर। 40-50 घंटे का फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल करके आ गए। हाँ, किसने कहा अर्थ? सर मैंने कहा सर। हाँ, यस, यू आर राइट। जब आप ST36 को टोन करते हैं तो स्प्लीन टोन होती है कि नहीं होती? फार्मूला है कि नहीं TCM में? Li11 को टोन करते हैं तो लंग्स टोन होती है। सारी बातें सामने है भाई, मैं तो केवल 2 और 2 4 कर रहा हूं बस। यहां सोर्स पॉइंट काम नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने धीरे धीरे आपको बताया कि सोर्स पॉइंट क्या होता है। नहीं, यिन मेरिडियन की सोर्स पॉइंट और यांग मेरिडियन की सोर्स पॉइंट में काफी अंतर है, बहुत अंतर है, इंटायरली डिफरेंट। आप देखो ना, स्प्लीन को टोन करने के लिए अभी हमने आपको बताया था स्टमक की यिन टोन करने के 4 पॉइंट। बताइए कौन कौन से और क्यों? यस सर नॉर्मल तो TCM वाले, हाँ, स्प्लीन 3 है तो उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट। एक SP6 है हाँ, क्योंकि SP6 को सर पूरा ब्लड केमिस्ट्री का पॉइंट कहते हैं। फिर एक CV12 है जो स्टमक का फ्रंट पॉइंट है, वो भी यिन टाइप की एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और साथ साथ फिर हम ST36 को टोन कर देते हैं। अब देखो चारों पॉइंट को पता करो क्यों ये टोन हो जाता है। स्टमक की यिन टोन हो जाती है, आखिर क्यों? स्प्लीन से जनरेशन SP3, ST36 और CV12 यिन टाइप है कि नहीं? है कि नहीं मिला हुआ?
SP6 तो कमाल का पॉइंट है, ये तो ऑटोमेटिकली स्प्लीन और लीवर में बैलेंस कर देता है। क्यों? क्योंकि स्प्लीन और लीवर दोनों मेरिडियन SP6 पर एक दूसरे से मिलती हैं। और स्प्लीन को सपोर्ट कौन करता है? किडनी। आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले थे, समय निकल रहा है। समझ में आ रही बात अब? यस। हम लोगों को मिस्टेक ये हो जाती है ना कि एक आदमी ने गलत कर दिया कुछ और उसने अंग्रेजी में लिखा और नाम उसका चाइनीज या जापानीज या कोरियन हो गया, और उसने छाप दिया और उसकी ट्रांसलेशन आ गई अंग्रेजी में। अब आप कितने भी यश चोपड़ा होते रहिए, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, तो फेंग शुई की बात सुनेगा सब। आप अपना नाम या तो चाइनीज बना लीजिए। अगर आज मैं अगर विदेश में होता तो दुनिया हमारी बात सुनती है, खास करके इंडियन दुनिया। है? कितना डिफरेंस बताया आपको फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में, ह्यूज डिफरेंसेस। जो कुछ भी बुक्स में है और जो मैंने बताया कहीं मिलता है? कम से कम 50% तो अलग ही बताया हो। अब आप कह रहे हो कि ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के सोर्स पॉइंट पर जाता है और वहां से सारे ऑर्गन को किडनी ओरिजिनल ची दे देती है। वाह वैसा क्या थ्योरी है। कहां और कितनी बार कितने फॉर्मूलों में ट्रिपल वार्मर 4 को यूज किया है? कभी किताब खोल के देखा? कहीं पे है, दिखा तो नहीं है आप। ओरिजिनल ची को टोन करने के लिए कितनी बार ट्रिपल वार्मर 4 यूज किया है? करती है। कहीं यूज नहीं किया भाई। ये सब दिमागी सोच है भैया, जिसकी कुछ समझ में नहीं आया उसने ये कह दिया। 5 जैंग एंड 6 फू, किताब में तो यही मिलता है। हमने क्या कहा था? क्या कहा था? 6 Zhang and 6 Fu. 6 जैंग एंड 5 फू। एकदम उल्टा कहा भाई। और मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि दोनों किडनी अलग अलग प्रकार से इंडिविजुअली अपनी अपनी ची बनाती है, इसलिए उसको हम दो अलग अलग ऑर्गन मान सकते हैं। उसकी अपनी न्यूरल सिस्टम है, अपनी सर्कुलेशन सिस्टम दोनों की अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। बाकी किसी भी सॉलिड ऑर्गन जो डुअलिटी में है, कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इसलिए क्या सवाल था आपका? जो कुछ आपने जो कहा वो अलग चीज है, अगर आपको वो सुटेबल लगता है तो आप उसको मान सकते हैं। और हमारी क्लास में हमने जो कहा है वो मैंने आपको फिर से रिपीट करके बता दिया है ना, कि सोर्स पॉइंट पर किडनी से ची जाती है, ये मानने वाली बात नहीं है। दिखता ही नहीं कहीं से, हमें तो नहीं दिखता। हमें यूबी चैनल दिख रहा है, वहां से सारे ऑर्गन कनेक्टेड है, ये तो साफ है। ये उन्हीं का कहा हुआ है ना, चाइनीजों का कहा हुआ है, हमारा कहा हुआ थोड़ी है। और ये किस चाइनीज ने लिखा? किस चाइनीज ने लिखा कि किडनी से ओरिजिनल ची सारे सोर्स पॉइंट पर जाता है? ये किस चाइनीज ने कहा? कहां से हुई इसकी ट्रांसलेशन? पता करो, इसे ब्राउज करो। करा था काफी जगह, यही भी लिखा हुआ था, यही तो मैंने आपको सेम बताया था ना। हाँ, तो ऐसे ही। क्या नाम है उसका, किसका सर? जिसने ये बात कही? तो वेबसाइट थी, ऐसे नाम याद नहीं है। बड़े बड़े वेबसाइट हमने भी देखे, बहुत पहले बहुत बात की हमने। मिश्रा जी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज व्हाट दे स्टार्टेड टेलिंग। जब कोई क्वेश्चन पूछ, यू सीम टू बी कंफ्यूज्ड, और मुझे मालूम है कौन कंफ्यूज्ड। आज तक तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि शू पॉइंट्स
है ना, जिसको उन्होंने शू पॉइंट्स कहा, और कमांड पॉइंट्स। एक तरफ आप कमांड पॉइंट्स में कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ची है, और जब शू पॉइंट, उन्हीं पॉइंटों की बात दूसरे नाम से आप शू पॉइंट से करने जाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन को भूल जाओ, डायरेक्शन ऑफ ची नहीं है यहाँ पे। क्यों भाई, क्यों नहीं है? नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शंस चाइनीज में है, रहता है। There are some contradictions which have not been explained yet. अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट फेज वुड में 2 पॉइंट है, एक वुड का पॉइंट है यिन मेरिडियन पर, और एक मेटल का पॉइंट है यांग। दोनों वुड को बिलोंग करते हैं। किस किताब में लिखा है? तो मैंने बताया ना आपको, मेटल पॉइंट यांग मेरिडियन का वुड को बिलोंग करता है। यस सर। जब समझोगे नहीं तो 5 एलिमेंट से काम नहीं चलेगा। फिर वही TCM में ये पॉइंट यूज करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उसमें भी TW4 तो आता ही नहीं कहीं फॉर्मूले। तो ओरिजिनल ची को तो आपने लात मार, हटाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कथनी और करनी एक हो तब बात। हो सकता है कि मैं सारे डिजीज ठीक नहीं कर पाता, हो सकता है कि पेशेंट्स को मैं पूरा रिलीफ नहीं दे पाता, लेकिन हमारी थियोरी में जान है। आज नहीं तो कल होगा, मैं नहीं तो कोई और करेगा। एनीवे, और कोई बात हो गई? आपकी बात को मैंने कह दिया ना, क्या कह दिया ना? हाँ, सोर्स पॉइंट पर ओरिजिनल चीज आती है, ये कहीं से भी प्रमाणित हमें तो नहीं हुआ। आपको जब मिले ऐसा कोई प्रमाण और आप कोई थ्योरी निकालें, ये साहब देखिए ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, सारे सोर्स पॉइंट को टोन कर दो तो क्या होगा? किडनी टोन हो जाएगी क्या? नहीं। किडनी कैसे टोन होगी ये हम लोग पढ़ेंगे। ये ओरिजिनल ची का चक्कर क्या है ये हम लोग अब देखेंगे। आइए, और कोई सवाल डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। अच्छी बात। अब देखिए, आज जो हमारे पास समय है और जो समझने के लिए जो आवश्यक है उस बात को हम लोग करेंगे। हमें ट्रीटमेंट करना है, और हम लोगों ने क्या क्या जाना है? हम लोगों ने जाना है कि ची क्या क्या जरूरत है, हमें ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चाहिए, हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें हैं जिससे हम ठीक कर सकें। तो सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो, कोई भी, तो अच्छा पहले हम लोगों ने डेफिनेशन जाननी चाहिए, किसकी? हेल्थ की और इलनेस की। अगर हमारे सारे शारीरिक अंग, शरीर के सारे अंग या शरीर समष्टि और बुद्धि मन, माने माइंड, बॉडी एंड माइंड, इफ बोथ आर फंक्शनिंग एज दे शुड, अगर दोनों जैसा उन्हें कार्य करना चाहिए वैसा कर रहे हैं, शरीर और शरीर के सारे अंग, मन और मन के सारे अंग जैसा जिस समय काम करना चाहिए वैसा उस समय काम करें, तो हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं। और हम जैसा चाहते हैं वैसा वो न कर पाए, जैसा करना चाहिए और जैसा हम चाहते हैं वैसा न कर पाए, तो हम बीमार हैं। अर्थात काम हमारा शरीर और हमारा मन बुद्धि कैसा कर रहा है, इसी में गड़बड़ी आ सकती, गड़बड़ी से हम कहते हैं बीमार हैं, या हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं। और काम करने के लिए एसेंशियल सब्सटेंस क्या है? ची।
Qi is essential. और क्या चाहिए? ची वास्तव में देखा जाए तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो भी हो, वो सारे ही ची के फॉर्म है। ची का बहुत बड़ा रेंज है। ची मोस्ट नॉन सब्सटैंशियल से मोस्ट सब्सटैंशियल हो सकता है, बिल्कुल पराभौतिक सूक्ष्म से और बिल्कुल ग्रॉस स्थूल हो सकता है ची। तो वास्तव में देखा जाए तो हर चीज ची है। इस ची के कई फॉर्म्स हमारे शरीर में दिखते हैं और मन मस्तिष्क में दिखते हैं। एक तो ची दिखता है जिसको महसूस होता है, दिखता नहीं, मतलब नॉन सब्सटैंशियल फॉर्म में है। किन किन फॉर्म्स में है? फॉर्म्स ऑफ ची कौन कौन से फॉर्म? पहला क्या है? नॉन विजिबल। नॉन विजिबल फॉर्म में ची है। दूसरा, जो हमारे लिए अत्यावश्यक है, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हम देखते हैं, समझते हैं, इसी ची के कई प्रकार से हमारे शरीर में मैनिफेस्ट होते हैं, दिखते हैं। कौन कौन से? एक तो नॉन विजिबल फॉर्म में दिखता है। नॉन विजिबल फॉर्म में क्या क्या आ सकता है मालूम है? चलो बात करते हैं। फिर दिखता है विजिबल फॉर्म में। विजिबल फॉर्म में क्या क्या दिखता है? विजिबल फॉर्म में बॉडी फ्लूइड्स हैं। और क्या है? ब्लड। ये तीन तरह से दिखता है कि नहीं दिखता आपके शरीर में? हेलो, इसी में सारे फॉर्म्स आ गए, केमिकल्स भी इसी में आ गए, हार्मोन्स भी इसी में आ गए, और न्यूरल इंपल्सेस कहाँ आएगा? ये भी इनविजिबल है। सर थॉट्स भी आ सकते हैं इसमें? पार्ट्स कहाँ है? सब यही तो है, टिश्यूज तो है। नहीं, न्यूरल इम्पल्सेस थॉट्स भी हो सकते हैं ना। फॉल्स क्या मतलब? थॉट विचार। अब वही है ना। विचार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थॉट्स। ठीक है। ये इसी को तो कहते हैं मेंटल, नहीं? यस। हाँ, क्या क्या होता है? इमोशंस, है ना? लेकिन इमोशंस भी क्या है? फॉर्म ऑफ ची। इमोशंस क्या है? फॉर्म ऑफ चेंज। हाँ, इमोशंस है। और एक लिख सकते हैं आप, रीजंस हैं। फीलिंग्स है सर। क्या चीज? फीलिंग, फीलिंग एहसास। वही हुआ ना, इमोशन ही हुआ। इमोशंस। हाँ, ठीक है। बॉडी फ्लूइड में तमाम बॉडी फ्लूइड्स हैं सारे, है? इसमें ब्लड भी आ गया, है ना? सब कुछ आ गया, फ्लेम आ गया, सब आ गया। यूरिन आ गया, पसीना आ गया, आंसू आ गए, बहुत से सब। समझ में आ रही बात? हेलो, बॉडी फ्लूइड्स दो प्रकार का होता है। बॉडी फ्लूइड्स दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्योर एंड इम्प्योर। हाँ, किसने बताया? वेरी गुड। मैंने बताया सर। प्योर और इम्प्योर। टिश्यूज भी हमने पांच प्रकार में बांट।
ठीक, वो सब आपको पता है। और हेल्थ क्या है और इलनेस क्या है, ये मैंने पहले बताया। क्या है वो? फंक्शन ऑफ any body part or the part of mind or body or mind as a whole। शरीर और मन मस्तिष्क को जैसा जिस समय काम करना चाहिए, काम करने के लिए सबसे एसेंशियल क्या है? ची होना चाहिए। राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी में ची की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और ची हमें किस तरह से मिलता है, बॉडी में कैसे देखने को मिलता है, जीवन में ये 3 प्रकार से मिलता है। ठीक समझ में आ रही? वास्तव में देखें तो ये सब ची है, 1 2 3 सब ची है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज का माने हमने क्या समझा है? कैटेगरीज हमने 2 बनाई, ची की 2 कैटेगरीज बनाई मोटे तौर पर, एक यांग ची, एक यिन ची। हेलो? यस सर। तो इसी यांग और यिन प्रकार की ची की अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये तीनों प्रकार के जो काम करने के लिए एसेंशियल फॉर्म्स ऑफ ची हैं, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन यिन और यांग के इस तरह से प्रकट मैनिफेस्ट होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। ची मोटी तौर पर 2 प्रकार के हमने कहा, एक यिन ची और एक यांग ची। ये जो मोटे तौर पर जो हमें बहुत से प्रकार के बॉडी फ्लूइड, बहुत से प्रकार के टिश्यूज, बहुत से प्रकार के न्यूरल इंपल्स, इमोशंस, रीजंस, ये सब जो मिलते हैं, नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो भी फ्लूइड है, वो भी क्या है? प्योर फ्लूइड है। तो ये सब जो है, ये क्या है? अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, अलग अलग प्रकार के। तो यिन और यांग कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने फिर देखा। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के कैटेगरीज के यिन और यांग में से 2 यांग कहलाते हैं। कौन कौन से? वुड प्रकार की और फायर प्रकार की ची यांग ची कहलाती है, और मेटल प्रकार की और वाटर प्रकार की ची यिन ची कहलाती है। ठीक है, करेक्ट है? ये समझ में आ रही बात? तो हमें अगर ये तीनों प्रकार की चीज जो हमें दिखती है, जो हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिनके द्वारा बॉडी और माइंड की सारी फंक्शंस मॉडर्न साइंस के हिसाब से चलती है, अगर हम इन्हें मैनिपुलेट कर सके, रेगुलेट कर सके, तो हम सब कुछ कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। ये समझ में आती है कि नहीं ये बात? मोटी किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए ये जो मैनिफेस्ट हो रही है ची, 3 हमने इसकी कैटेगरीज यहां लिखी, मैनिफेस्ट हो रही है ची वही है, लेकिन मैनिफेस्ट हो रही है हमारी बॉडी में। तो टिश्यूज भी कई प्रकार के हैं, बॉडी फ्लूइड्स भी कई प्रकार के हैं, और इनविजिबल ची भी कई प्रकार का है। लेकिन ये सारे के सारे यिन प्रकार की ची और यांग प्रकार की ची से बनते हैं। यिन प्रकार की ची और यांग प्रकार की ची वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, बस इतने प्रकार में होती है। इसमें से एक ऐसा है, कौन सा? अर्थ, जो कि यांग भी हो सकती है कभी और कभी यिन भी हो सकती है। ये एक बड़ी ही जबरदस्त चीज है एक्यूपंक्चर में, जिसको समझना चाहिए। बहरहाल वो हम लोग समझ चुके हैं लेवल 1, लेवल 2। अब हमें ये चीज ठीक करनी है। इसके लिए हम लोगों ने जाना कि सबसे बड़ी बात, फैक्ट्स क्या है कि जेनरेशन
सही हो। जनरेशन में दो बातें आती हैं, कौन कौन सी? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और दूसरा क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन माने रीचिंग दैट ची टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। हर जगह बॉडी और माइंड में उस प्रकार की चीज को पहुंचना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना होता है, तभी हम किसी चीज का इलाज कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या मीडियम, क्या है, साधन क्या है? इसको करने के लिए हमारे पास साधन क्या है? तो हमें मालूम पड़ गया, बहुत बड़ी बात, एक जानकारी हमारी हुई कि जनरेशन जो है वो केवल सॉलिड ऑर्गन्स से होता है। और इसकी मैकेनिज्म हमने समझी। ये जो मैकेनिज्म है, और डिस्ट्रीब्यूशन किससे होता है? सबसे टू 10 से ऑर्गन 10 के टू 10 ऑर्गन से। ऑल ऑर्गन्स। मतलब ऑल ऑर्गन्स मतलब जो हमारे पास 10 ऑर्गन है और 12 मेरिडियन है, 12 मेरिडियन से होता है। ठीक है ना? हेलो। यस सर। तो इन सब के लिए जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? एक्यू पॉइंट्स हैं। ऑन मेरिडियंस। अब सवाल यह है कि ये जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो रहा है। जब तक जीवन हमारे पास है, जब तक हम जीवित हैं, ये जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें केवल हवा और पानी, पानी मतलब खाना, ये शरीर को पहुंचाना पड़ता है। कहाँ? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में। बाकी सारे किस किस वही रॉ मटेरियल से किस प्रकार की चीज बनेगी? रेसलर में रेसलर प्रकार की बनेगी, लेबरर में लेबरर प्रकार की बनेगी, पॉलिटिशियन में पॉलिटिशियन प्रकार की चीज बनेगी। हर शरीर में अलग अलग प्रकार की चीज बन रही है, अलग अलग क्वांटिटी और क्वालिटी की कॉम्बिनेशन है। किसी दो व्यक्ति में एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन या सेम क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ चीज नहीं है, सब में अलग अलग। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो हमने आपसे कहा कि ये जो जनरेशन हो रहा है, इसका एक कंट्रोलर मैकेनिज्म है। कौन सा कंट्रोलर मैकेनिज्म है? सॉलिड ऑर्गन्स का जो कंट्रोलर मैकेनिज्म है वो हॉलो ऑर्गन्स है। हॉलो ऑर्गन्स आर लाइक ब्रेन टू सॉलिड ऑर्गन्स। ये हॉलो ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? व्हाट दे डू? हॉलो ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? नंबर एक, फीडबैक देते हैं। समझ में आ रही है बात? फीडबैक देते हैं किसको? सॉलिड ऑर्गन्स को, कि भाई कितना बनाओ। तो फीडबैक देने के लिए इनके पास क्या रहना चाहिए? इनके पास रहना चाहिए
जनरेशन के लिए ये डिपेंड करते हैं। और ये फीडबैक देती कैसे है? ये देती है क्योंकि ब्रेन में क्या क्या रहता है? स्टैटिस्टिक्स। आप स्टैटिस्टिक्स समझ रहे हैं? तिवारी जी, आप समझते हैं स्टैटिस्टिक्स? जी सर। क्या चीज होती है? मतलब बताइए। पूरी चीज का लेखा जोखा समझे। हाँ, लेखा जोखा, अकाउंट्स। अकाउंट। कि कब कितनी चीज बनी, उस चीज को आपने कैसे कैसे यूज किया, कहाँ कहाँ यूज हुआ और कहाँ कहाँ यूज होगा, कितने फ्रीक्वेंसी पे यूज हो रहा है। आप हर वीक ऐसा करते हैं कि हर मंथ ऐसा करते हैं कि डेली ऐसा करते हैं कि हर तीसरे दिन करते हैं? कैसे कैसे आप खर्च करते हैं चीज को? पैर को कितना चलाते हैं, हाथ को कितना चलाते हैं, वोकल कॉर्ड को कितना चलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कितना यूज करते हैं, हर प्रकार की। अगर आपने मिसयूज या डिसयूज किया तो गए काम से आप। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ही जनरेशन होगा। मतलब चीज कितने प्रकार की, किस प्रकार की और कितनी क्वांटिटी में बने, ये किस पर डिपेंड करेगा? इसी स्टैटिस्टिक्स पर। नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये भगवत गीता में ये कहा गया। क्या? ये जो हम कर्म करते हैं, फंक्शंस करते हैं, इस फंक्शंस का पूरा हिसाब ईश्वर के पास है। हम क्या करें, कैसे चलेगा आगे, कैसे जीवन बीतेगा, ये डिपेंड करेगा उस फीडबैक पर जो कि जमा हो गया। ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स जमा हो रही है। ठीक है, ये छोटे लेवल पे है, वो बड़े लेवल पे। ये वही बात है। हमने आपको एक उदाहरण दिया था एक बार कि एक आदमी को ट्रैकिंग पे जाना था 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद। तो हमने उससे कहा था कि आप जिस समय आपको ट्रैकिंग पे चलना होता है उस समय आप अभ्यास अभी से शुरू कर दीजिए। रोज उसी समय उतनी देर के लिए, जब तक आपके मसल्स थक ना जाए तब तक आप चलते रहिए, डेली चलिए, तो आप ट्रैकिंग आराम से कर पाएंगे। दैट वाज द प्रिपरेशन। क्या था ये? फीडबैक। फिजियोथेरेपी क्या है? फीडबैक। याद है ना? ये सब हमने कहा था लेवल 1 लेवल 2 में, नहीं कहा? यस जी। हाँ तो ये स्टैटिस्टिक्स है उसके पास। तो मोर इंपॉर्टेंट इज जनरेशन। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, अक्लूजन वगैरह है, कहीं स्टैग्नेशन है, स्टेसिस है, वो सब निकालना, ये सब डिटेल की बात है। लेकिन ये बात हमें जाननी चाहिए। अब क्या है कि जो चीज बनती है उसके 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या है? एक है ओरिजिनल ची। कौन बनाता है? किडनी बनाती है। ठीक, सही है ना? दूसरा क्या है? एयर। और तीसरा क्या है? बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड्स। नहीं, बॉडी फ्लूइड्स नहीं, पानी समझो, खाना, डाइट। फूड फूड। हाँ, फूड, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबा। जबकि अभी जब लॉन्ग मेरिडियन करेंगे तब आप देखेंगे कुछ और फैक्टर्स जुड़ेंगे इसमें, लेकिन इतनी तो आपको बात मालूम है। और इन सब चीजों से जिस प्रकार की चीज बनती है, मोटे रूप से ये 3 प्रकार की चीज हमें दिखाई पड़ती है हमारे फंक्शन के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। कौन कौन सी? इनविजिबल चीज, कौन? जैसे न्यूरल इंपल्स, इमोशंस, रीजंस एक्सेट्रा, जिससे बनती है वो वाली चीज। और कौन सी? बॉडी फ्लूइड्स और क्या? टिश्यूज। अब समझिए, ये सारे जनरेशन में जो एक पिवट, एक जो न्यूक्लियस, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भागीदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है और कहां से ये सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमें देखना चाहिए। तो ध्यान रहे, खाना जो हमने खा लिया, खा लिया। एक्यूपंक्चरिस्ट उसमें क्या कर सकता है? खाली रेकमेंड कर सकता है।
घर पे आप जो भी खाएं, कह सकता है, कहना चाहिए। अगर एक्यूपंक्चरिस्ट को नॉलेज है डाइट की, किस डाइट से क्या होता है, तो ये अच्छी बात है और जरूर रिकमेंड करना चाहिए। नहीं, दूसरा एयर, अगर एक्यूपंक्चरिस्ट जानता है, प्राणायाम के विषय में जानता है, तो वो कहना चाहिए। और तीसरा जो खर्च की स्टैटिस्टिक्स है, एक्सपेंडिचर ऑफ की, अगर ये सही नहीं है तो एक्यूपंक्चरिस्ट को मालूम होना चाहिए कि किस डिसऑर्डर के लिए कौन से प्रकार का व्यायाम या आसन करना चाहिए। व्यायाम या आसन का मतलब फिजियोथेरेपी, समझ में आ रही है कि नहीं बात? हेलो, अब देखिए इसमें क्या करामात है। ये सारी बात हमें अब मालूम पड़ गई, ये चीजें हमें चाहिए हमारे पास। तो दो बात है, एक तो ये बात है कि कहां पर बीमारी है, कितनी छोटी सी बीमारी है, कौन सा मेरिडियन बीमार हुआ है, उस मेरिडियन में कैसे क्वालिटी चेंज करें, कैसे क्वांटिटी चेंज करें, ये हमें थोड़ा मालूम है लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन एक बेसिक बात है कि उस मैकेनिज्म में, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में जो खाना आ रहा है, जो हवा आ रही है और जो ओरिजिनल चीज आ रही है, इन तीनों से ही तो सारी चीजें बन रही है। और वो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट, सबसे बड़ा जो केंद्र है, वो क्या है? किडनीज है। किडनीज में क्या क्या रहता है मालूम है कि नहीं? कौन बताएगा? नंबर 1 ओरिजिनल ची, फंक्शनल ची। नंबर 2, ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, बताइए। ओरिजिनल ची। और नंबर 3 बॉडी फ्लूइड्स। किडनीज लगातार उनके पास फंक्शनल ची, ओरिजिनल ची और बॉडी फ्लूइड्स। ओरिजिनल ची केवल किडनी के पास है, फंक्शनल ची कौन बनाता है? लंग्स। बॉडी फ्लूइड्स अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया भाई? कंट्रोल जेड करिए एक बार। क्या करूं? कंट्रोल और जेड ना? यस सर, कंट्रोल जेड। अरे चला गया यार सब। कंट्रोल वाई करिए, कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई, हाँ एक बार और करिए, और नहीं। करिए। अच्छा चलो हटाओ इसको, ऐसे हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, लेकिन इसी पे क्लिक कीजिए सर। नहीं होगा। चलो हटाओ। आप ये समझ गए ना, फंक्शनल ची और दूसरा क्या लिखा था हमने? ओरिजिनल ची। ओरिजिनल ची किडनी से, बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के लिए
किडनी, 3 चीजें स्टमक एंड और स्प्लीन। स्प्लीन। ठीक, इसके अलावा 2 और चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है मेनली, किस तरह की चीज? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन तो सारे ही करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फंडामेंटली कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक तो नर्व्स रिस्पॉन्सिबल है, न्यूरल इंपल्स ना हो तो नहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं, न्यूरल इंपल्स जनरेट कहाँ होता है? नर्व्स में जनरेट होता है, सेल्स में जनरेट होता है। जनरेशन कौन करता है? वुड वैरायटी, विंड प्रकार की एनर्जी। और डिस्ट्रीब्यूट कौन करती है? फायर वैरायटी की चीज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लीवर और हार्ट को नहीं भूलना चाहिए। लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, ये बात समझ में आ रही है या कि लिख दूं इसको फिर से? लिखूं? यस सर। यार ये मिट गया, ये हमारी समझ के बाहर है। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों किडनी लिख रहा हूं? क्योंकि जनरेशन में बिना किडनीज के काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि माँ के बाद हमारी माँ कौन है? किडनी है। तो इसमें क्या क्या रहता है? ओरिजिनल ची, और क्या रहता है? फंक्शनल ची, और क्या रहता है? बॉडी फ्लूइड्स। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझ गए कि लीवर और हार्ट सबसे ज्यादा, वैसे सारे मेरिडियन करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? लीवर और हार्ट की। हार्ट की। ये बात समझ में आ रही है ना टोटल आप लोगों के? फंक्शनल ची, बॉडी फ्लूइड्स के लिए ये ओरिजिनल ची, और के लिए कौन जिम्मेदार है? किडनी, है ना। यस। और फंक्शनल ची के लिए कौन जिम्मेदार है? लंग्स। लंग्स। और बॉडी फ्लूइड्स के लिए कौन जिम्मेदार है? किडनी, स्प्लीन, स्टमक। स्प्लीन और स्टमक को दोनों को लिखना पड़ता है एक साथ, क्योंकि ये बड़े यूनिक हैं। दूसरा कोई पेयर ऐसा नहीं। अब देखो, एक किडनी को ट्रीट कर देने से ये तीनों चीजें ट्रीट हो जाएंगी। मजा देखिए। डॉक्टर साहब आपकी समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ये एनालिसिस करने से क्या फायदा हुआ? ये एनालिसिस करने से ये फायदा हुआ कि जितने भी फंक्शन हो रहे हैं शरीर में, वो किस लिए? फंक्शनल ची के कारण हो रहे हैं। फंक्शनल ची बनती कैसे है? ओरिजिनल ची और बॉडी फ्लूइड्स और हवा से बनती है। हवा को ज्यादा नहीं कर सकते हम, व्यायाम को नहीं कर सकते, जो कुछ करना वो हमने आपको बताया। लेकिन ये तीनों चीजों की जो कोम्बो है, कॉम्बिनेशन है, हेलो कोम्बो समझते हैं ना, मार्क तमाम इंटरनेट पे आता रहता है कोम्बो कोम्बो। यस सर। है ये एक अकेले किडनी मेरिडियन को ट्रीट करने से, किडनी को ट्रीट करने से ये तीनों चीजें ट्रीट होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। बॉडी फ्लूइड्स की सर्कुलेशन किडनी से होती है। आती कहां से है? स्टमक, स्प्लीन से। लेकिन स्टोरेज कहां है? किडनी के पास। हाँ, और फंक्शनल ची की भी स्टोरेज कहां है? किडनी के पास। और ओरिजिनल ची की स्टोरेज कहां है? किडनी के पास। ये आरबीआई कह सकते हैं सर किडनी को? बिल्कुल, आप कह सकते हैं, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट है ये। ठीक है। इसके पास सब कुछ है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपकी बात?
हाँ तो सर आ रहा है। अब देखो कि किडनी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, देखो आप, ये समझ में आ रही है आपके बात? आप किसी एक मेरिडियन, 2 मेरिडियन जो गड़बड़ हो गई है उसको ट्रीट करने में लगे हो। टीसीएम वाले क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं कि भाई क्या है, कैसे है, कौन सा पॉइंट है, वो तो एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, सब इंपेरिकल फार्मूला यूज कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि किडनी मात्र को ट्रीट कर देने से, ढंग से ट्रीट कर देने से, तो कैसे हो साहब? हम चाहते हैं ओरिजिनल चीज तो थोड़ी ज्यादा हो जाए और बॉडी फ्लूइड थोड़ी कम हो जाए, बल्कि फंक्शनल की ज्यादा हो जाए। तो किडनी अकेले को ट्रीट करने से ये रेशो चेंज हो जाएगी क्या तीनों की? कैसे होगी? इस बात पर चिंतन करना चाहिए। और इस बात पर अगर हमने चिंतन किया तो जो पुरानी मान्यताएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स की थी वो सारी रद्द होने लगेंगी। और यश के दिमाग में तरह तरह के सवाल आएंगे, क्योंकि हमने तो सर वेबसाइट पे ये पढ़ा था, और हमने तो सर फलानी किताब में ये पढ़ा था, और ढिकानी किताब में ये पढ़ा। यश आपके अगर दिमाग में न बैठ रहा हो कि किडनी ही इन तीनों चीजों के लिए जिम्मेदार है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओरिजिनल ची, फंक्शनल ची और बॉडी फ्लूइड्स के लिए जिम्मेदार कौन है? इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेदार है किडनी। हेलो, समझ में आ रही है बात? यस पहले क्या मान्यता थी वो भी बता देते हैं, नहीं तो यश जी फिर डिस्टर्ब करेंगे, आपको पूछेंगे। क्या भाई ईओवी के बारे में क्या पढ़ रखा है यश जी, बताइए क्या है ईओवी? ईओवी क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल किसे कहते हैं? स्ट्रेंज कंड्यूट्स किसे कहते हैं? यही इसमें मेनली जो बता रखा है कि जो भी ईओवी है वो अपनी नरिशमेंट किडनी से लेती है, और किडनी के पास जो भी मतलब एसेंस और ओरिजिनल चाहिए वो ईओवी में फ्लो करती है। साथ साथ ही उसमें जो लंग्स डिफेंसिव चीज बनाता है। ये तो हमारी किताब से बोल रहे हो, किसी और नहीं, हमारी बुक में लिखा हुआ है इसको। अच्छा, तुमने कब लिखी किताब? कौन सी किताब है तुम्हारी? हमारी मतलब सर वो संस्थान की, खेमका सर की जो बुक है। अच्छा बहुत अच्छे। अब ध्यान दो, ईओवी को यह कहा गया, इनकी मान्यता यह है कि जब जैसे खेतों में अतिवृष्टि हो जाए तो पानी जमा हो जाता है, तो किसान क्या करता है कि बाजू में एक गड्ढा करके उस पानी को जमा कर लेता है, और जब जरूरत होती है तो उस पानी को फिर वापस खेत में डाल देता है। इस तरह की प्रिमिटिव मान्यता रही, और यही बातें किताब में ट्रांसलेट होकर आई। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक बात जो कही गई चाइनीज के द्वारा ही कही गई, वो ये कि फंक्शनल चीज जो लंग्स से किडनी में आती है और जो किडनी ने यूटिलाइज कर ली, उसके बाद जो बचा उसे इसने फॉरवर्ड कर दिया, किसे दे दिया? लीवर को दे दिया। लेकिन लीवर को सारी बची हुई चीज नहीं दे देता, कुछ चीज ये अपने पास रख लेता है। अतः फंक्शनल चीज की कुछ स्टोरेज किडनी के पास हमेशा रहती है। किसके पास रहती है? किडनी के पास। ओरिजिनल चीज लगातार बन रहा है, क्यों? क्योंकि एसेंस का मालिक कौन है? किडनी है, और ओरिजिनल ची बनती है एसेंस से। ये लगातार ओरिजिनल ची बना रही है, और जहां जहां जरूरत हो रही है वहां वहां ओरिजिनल ची दे रही है। कहां कहां ओरिजिनल ची दे रही है? जहां जहां कोई चीज बाहर से अंदर लेनी हो वहां वहां ओरिजिनल ची की जरूरत होगी। तो ओरिजिनल ची की सबसे ज्यादा जरूरत कहां होगी? आंखों में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और नाक में, सांस लेने में। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। तो आवाज आप सुनने में। पांचों ज्ञानेंद्रियों में, ऐसा बोलो ना, यस सर, पांचों ज्ञानेंद्रिय में, और दिमाग में, यस सर, और स्पर्म को ओवम के अंदर डालने में, और
खाने को निगलने में। जहां जहां भी बाहर से अंदर कोई चीज लेनी है, वहां वहां ओरिजिनल ची की उपस्थिति चाहिए। ठीक, तो फंक्शनल ची। बॉडी फ्लूइड्स की जेनेसिस कहाँ है? स्टमक में है। स्टमक कैसे ये बॉडी फ्लूइड्स को कन्वर्ट करती, खाने को बॉडी फ्लूइड्स में, और फूड ची में कैसे बनाती है? ये स्प्लीन के द्वारा बनाई जाती है। स्प्लीन माने पेनक्रियास, है ना? तो पेनक्रियास के अर्थात स्प्लीन के द्वारा बनाई जाती है। ये स्प्लीन ही कारगर होती है स्टमक में। स्टमक को ची कहां से मिली? स्प्लीन ने दी। और ये क्या कर रही है? सारे खाने को लेकर के बॉडी फ्लूइड को फिर जितनी इंटेस्टीन्स हैं और जो भी केमिकल रिएक्शन है, ये सब होते हवाते उसको छान छान के बार बार छाना, सेपरेट किया, छाना, सेपरेट किया, एब्जॉर्ब किया, छाना, सेपरेट किया, और बाद में ये सारी चीजें कहाँ पहुंची? किडनी में पहुंची और वहां जमा हो गई। ठीक है, और ये फिर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट करने लगी। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट कैसे करती है बॉडी में? हार्ट, ब्लड वेसल्स। हाँ, वेरी गुड पल्लवी। अभी जो पल्लवी ने कहा सब लोग नोट कर लीजिए। बॉडी फ्लूइड्स कैसे सर्कुलेट करती है? ब्लड के साथ सर्कुलेट करती है। कहां से आती है? चालू कहां से हुई? किडनी से चालू हुई। किडनी में कहां पर है ये फ्लूइड्स? ट्यूब्यूल्स में है। हिनलेस ट्यूब है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं, इन सब ट्यूब्यूल्स में बॉडी फ्लूइड जो अलग हुई वो सब हर समय तैयार है, और हर समय ये एब्जॉर्ब होकर निकल रही है और ब्लड के साथ हर जगह पहुंच रही है। समझ में आया? ये डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। अब देखिए, जो कुछ भी स्टोर है किडनी में, ये तीनों चीजें स्टैटिस्टिक्स जैसी है एक्सपेंडिचर ऑफ ची की। नहीं, ये सारे चाहे ओरिजिनल ची हो, चाहे फंक्शनल ची हो, चाहे बॉडी फ्लूइड हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये सब फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ची ओनली। ये बात हमने कही कि नहीं कि पता नहीं। ये जो भी है बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यू लिखा तो है ऊपर हमने, ये सब क्या है? ची है कि नहीं? यस सर। यस सर। मैनिफेस्ट होती है इस तरह से। ठीक है ना? अब जिसको जितनी जरूरत है उतनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तरह तरह की मेरिडियंस हमारे पास है। कुछ मेरिडियंस चाइनीज ने बताए और बहुत से मेरिडियन अभी हम लोग देखेंगे अपने सीरीज में। वी विल फाइंड आउट देयर आर सो मेनी मेरिडियंस, सो मेनी ways and means and methods in which all this is getting distributed. ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग जगह पर, जितनी जिसको जितनी जरूरत है। कैसी जरूरत, कैसे मालूम पड़ा? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म की। इसको मालूम कैसे पड़ा कि कितना जनरेट करें और कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, कहाँ रखें, क्या करें? ये स्टैटिस्टिक्स के द्वारा मालूम पड़ा। जो स्टैटिस्टिक्स हमेशा रिकॉर्ड होती जा रही है। कहाँ रिकॉर्ड होती जा रही है? आप कह सकते हैं कि ब्रेन में रिकॉर्ड होती जा रही है। ब्रेन मतलब हॉलो ऑर्गन्स और उनकी मेरिडियंस। याद रहेगा? यस सर। इन हॉलो ऑर्गन्स में भी दो कैटेगरीज हैं। ये बात हम लोग करेंगे लॉन्ग मेरिडियन। तो अब ये किडनी के पास लगातार जमा होती जा रही, ओरिजिनल ची भी लगातार बन रही, ये भी बन रही, ये भी बन रही। तो क्या होता है? किडनी हमेशा ये देखती है कि कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीजेंसी आ जाए, कभी एक्स्ट्रा लग जाए, इसके लिए हमेशा। तो किडनी हमेशा ओरिजिनल ची भी लगातार बना रही है, फंक्शनल ची भी हर बार कुछ ना कुछ रख लेती है। ये इतनी चीजें कहाँ रखेगी? ये बॉडी फ्लूइड, फंक्शनल ची, ओरिजिनल ची सारे ट्यूब्यूल्स में तो नहीं आएंगे। तो ये स्टोर करती है। इसके पास जैसे मेरिडियंस है, मेरिडियन में सारे एक्यू पॉइंट्स हैं, इसी प्रकार किडनी के पास 8 अलग अलग वेसल्स हैं, जिन वेसल्स में ये इन चीजों को रखती है। किनको? ओरिजिनल ची को, फंक्शनल ची को और बॉडी फ्लूइड्स को।
इनकी अलग अलग प्रकार की रेशो, अलग अलग इंडिविजुअल में किस प्रकार की रेशो काम लग सकती है, नहीं लग सकती। ब्रेन में किस प्रकार की रेशो काम लगेगी, हार्ट में किस प्रकार की रेशो काम लगेगी, हाथ में कैसी लगेगी, पैर में कैसी लगेगी, जनरेंद्रियों में कैसी लगेगी, ये कोम्बो हमने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमें पता है। और उस प्रकार की कॉम्बिनेशन बना बना करके 8 जगहों पर 8 अलग अलग प्रकार की कॉम्बिनेशन, इन तीनों चीजों की अलग अलग किडनी स्टोर करती है। इन स्टोरेज पॉइंट्स को, जैसे मेरिडियंस पर स्टोरेज पॉइंट्स, एक्यूमुलेशन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स या एक्यू पॉइंट्स। इसी तरह इन बड़े बड़े स्टोरेजेसों को, टैंक्स को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स माने एक वेसल में हर प्रकार की चीज उपलब्ध है। समझ में आई बात। इतना ही नहीं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली की भी कंट्रीब्यूशन है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले कौन कौन है, हार्ट, लीवर, हाँ वेरी गॉल गुड। ब्लैडर। ये तो देखो कौन कह रहा है, पल्लवी। सर अभी आपने लिखवाया। हाँ, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी जी चीज है, ये भी तो फंक्शनल चीज है, ये भी तो रोटेट कर रही है मेरिडियंस में, ये भी फंक्शनल चीज में यहां आ रहा है। आप किडनी को मात्र ढंग से ट्रीटमेंट कर दीजिए। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे किडनी को? किडनी को ट्रीट करने के लिए 8 पॉइंट्स हैं। किडनी को ट्रीट करने के लिए कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट पर को में से किसी पॉइंट को आप सेलेक्ट करके उसको ट्रीट करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेशो ऑफ दीज एवरीथिंग, ये सारी चीजों की एक रेशो, एक कॉम्बिनेशन, एक मेकअप ट्रीट हो जाएगी। एक तो है कि आप डायरेक्टली किडनी को ट्रीट कर दीजिए, और एक है कि किडनी की जो कुछ भी ये चीजें हैं ये कहां स्टोर है, 8 वेसल्स में, इन 8 वेसल्स। ये क्या भैया, स्टार कैसे बना? known as extraordinary vessels। तो एक एक वेसल में ये तीनों चीजें हैं, लेकिन उनकी किसी में ओरिजिनल चीज ज्यादा है, किसी में फंक्शनल चीज ज्यादा है, किसी में बॉडी फ्लूइड ज्यादा है, किसी में बॉडी फ्लूइड और फंक्शनल चीज सफिशिएंट है, ओरिजिनल चीज कम है, किसी में ओरिजिनल चीज और बॉडी फ्लूइड ज्यादा है, फंक्शनल चीज कम है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अलग अलग प्रकार, तो 8 प्रकार की कॉम्बिनेशंस 8 जगहों पर उपलब्ध है, ये पता लग गया। और ये 8 बिंदु कौन से हैं? उन बिंदुओं से किस किस प्रकार की चीज जुड़ी हुई है, और वो चीज किस किस प्रकार से उसको ट्रीट करने, और उस प्रकार की कॉम्बिनेशन किन किन मेरिडियंस के माध्यम से शरीरों में पहुंच रही है। तो कई मेरिडियंस मिलकर के इन चीजों को पहुंचाती है। अगर आपने इनमें से किसी एक ईओबी को ट्रीट कर दिया तो उतने मेरिडियन से उस प्रकार की सारी चीजें शरीर में पहुंचने लगेंगी, कम या ज्यादा रेगुलेट कर सकते हैं आप, एक साथ रेगुलेट हो जाएगी। अगर आपने ईओबी को ट्रीट किया तो ये सारी चीजें ट्रीट, लेकिन हर ईओबी 12 मेरिडियन में से 2 मेरिडियन से कोई जुड़ी हुई है, कोई 3 से, कोई 4 से जुड़ी हुई है। तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार की कॉम्बिनेशन किन किन मेरिडियंस के माध्यम से शरीर और मन मस्तिष्क को जा रहा है।
तो हमें देखना पड़ेगा किस ईओवी से कौन कौन से मेरिडियन जुड़े हुए हैं, और उस प्रकार से ईओवी का चयन करेंगे तो हमें जिन जिन मेरिडियन में बीमारी है उन मेरिडियन से जुड़े हुए ईओवी को पहले ट्रीट कर लीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं पल्लवी तुम्हारे? यस सर। कितना आसान हो जाएगा। एक पॉइंट, कितना पॉइंट? एक पॉइंट, या उसका कोई एक दूसरा हम बताएंगे, उसकी कॉम्बिनेशन है 2 या 3 पॉइंट। एक को कहते हैं कपल्ड पॉइंट, एक को कहते हैं ज़ीग लेफ्ट पॉइंट। ज़ीग लेफ्ट का महत्व तो आज आपने शुरू में ही देख लिया है ना? तो इन वेसल्स में भी जाने के लिए ज़ीग लेफ्ट पॉइंट है, किन कुछ 2-3 वेसल्स में है ज़ीग लेफ्ट पॉइंट, 3 वेसल्स। आपकी अगर बात समझ में आ गई हो तो वेल एंड, और ना समझ में आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। और बहुत सिंपल हिसाब से बताया है, एकदम सो सिंपल वर्ड्स, जितना भी सिंपल कर सकता था मैं सिंपलीफाई कर सकता था, मैंने किया। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ थोड़ा सा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज बंद करें। ठीक है। यस सर।